हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एसएसटी के सैंपल क्वेश्चंस ले रहा हूं जो कि आपके लिए काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं। तो आज मैं एक क्वेश्चंस ले रहा हूं। व्हाट वर द सेंचुरी लॉज? सेंचुरी कानून क्या थे? सेंचुरी नियम क्या थे? सेंचुरी नियम वस्त्र से संबंधित नियम थे। फ्रांस की क्रांति ने तो विश्व के सामाजिक व राजनीतिक जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया था और इस क्रांति ने प्रचलित वस्त्रों के नियम को एग्जिस्टिंग ड्रेस कोड्स, जिसे सेंचुरी नियम कहते थे, आमूलचूल रूप दे दिया था। तो फ्रांस में कपड़े पहनने को लेकर जो रूल बने थे वो सेंचुरी कानून थे और सन 1294 से लेकर 1294 से लेकर फ्रांस क्रांति तक वस्त्र के नियम समाज के लोगों द्वारा समाज पर जबरदस्ती थोपे जाते थे। तो फ्रांस में क्या हुआ था, काफी ट्रेडिशनल लोग थे, काफी परंपरावादी लोग थे फ्रांस के, और जबरदस्ती उन पर नियम लागू कर रहे थे, कानून थोपे जा रहे थे। वस्त्र पहनने के, वस्त्रों को लेकर कोड बना दिए गए थे। तो ये फ्रांस के वस्त्र वाले कानून सैंक्चुअरी लॉज कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सैंक्चुअरी लॉज। और ये जो सैंक्चुअरी लॉज थे, सैंक्चुअरी लॉज थे, जिसे हम इंग्लिश में सैंक्चुअरी कह सकते हैं और हिंदी में सैंक्चुअरी। तो सैंक्चुअरी लॉज थे, तो इन्होंने वहां की जो कुछ जनता थी उनका जीना मुश्किल कर दिया था, जिंदगी को काफी मुश्किल बना दिया था। और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, 16वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि फ्रांस और इटली से ब्रिटेन ने एरमाइन का आयात बंद कर दिया था। कुछ फर होता था, उसका जो एक्सपोर्ट है वो बंद कर दिया था, उसका जो एक्सपोर्ट है वो बंद कर दिया था, इंपोर्ट बंद कर दिया था। अब ऊनी टोपी का प्रयोग किया जाने लगा था और फ्रांस के लोगों को उन नियमों का सख्ती से पालन करना होता था। तो ऊनी कपड़े आ गए थे और पिछड़े लोगों को साहिबा, अमीर लोगों में पहनावा, खान पान व पेय पदार्थों का सेवन अलग होना आवश्यक था। जो पीने की चीजें थी, पीने की चीजें यानी कि पेय पदार्थ, तो उसका सेवन अलग होना बहुत जरूरी था। और जो वस्त्र उत्पादन था तो उसके लिए सामग्री भी समाज के लोग ही निर्धारित करते थे। तो समाज के लोग ये कहते थे कि भाई वस्त्रों में कौन कौन सी चीजें होंगी, किस टाइप के वस्त्र पहने जाएंगे। शाही लोग ही, जो शाही लोग थे वो तय करते थे। जो राजा के लोग थे, राज परिवार था, राजशाही थी, वही ये तय करते थे कि कपड़े ऊनी होंगे या फर वाले होंगे या सिल्क के होंगे, रेशमी होंगे, है ना। तो इस बात को राजशाही से संबंधित लोग ही तय करते थे, राजा तय करता था फ्रांस का। और जो गरीब लोग थे और जो पिछड़े लोग थे वो बेचारे महंगे और बहुत ज्यादा जो स्टाइलिश कपड़े थे उन्हें पहनने का अधिकार ही नहीं था। तो स्टाइलिश कपड़ों को पहनने का अधिकार नहीं था गरीब लोगों को। तो अगर वो कानून का पालन नहीं करते थे, भाई किस तरह के कपड़े पहनने हैं, अगर इन कपड़ों का पालन नहीं करते थे तो क्या होता था, तो काफी परेशानी होती थी। और इसमें क्या होता था कि उनको दंडित किया जाता था। अब भारत में वर्षा, एक क्वेश्चन है मेरा कि भारत में वर्षा कुछ ही माह तक केंद्रित होती है, बारिश जो है कुछ ही समय तक होती है भारत में। तो ऐसा क्यों होता है भाई? हमारी जो मोस्टली बारिश होती है, मोस्टली रेंज जो होती है वो जून से सितंबर तक होती है। कब होती है? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये वर्षा के महीने कहलाते हैं, यानी मानसूनी महीने कहलाते हैं। भारत दक्षिण पश्चिम मानसून क्षेत्र में आता है और इस समय पूरे भारत में मानसून की पवनें फैल जाती हैं। जो मानसून की हवाएं होती हैं वो पूरे देश में फैल जाती हैं, ये जो पवनें होती हैं ये पूरे देश में फैल जाती हैं और भारत में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। आपको एक बात तो पता ही होगी, आपने पढ़ा होगा कि भाई जहां पर निम्न दबाव होगा, जहां पर लो प्रेशर होगा तो फिर बारिश क्रिएट होती है और पूरे भारत में लो प्रेशर बन जाता है, निम्न दबाव वाली स्थिति आ जाती है। तब क्या होता है कि मानसून क्रिएट होने लगता है, मानसून होने लगता है और वर्षा भी इन्हीं 4 महीनों में होती है। ये मानसूनी महीने भी कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि कैप्टन स्विंग दंगाई कौन थे? कौन थे कैप्टन स्विंग दंगाई? दरअसल क्या था कि थ्रेसिंग मशीन का नया नया आविष्कार हुआ था और अमीर जमींदार जो लोग थे उन्होंने बड़ी संख्या में इसे खरीद लिया था।
अब परेशानी क्या हुई? परेशानी ये हुई भाई कि वहां के मजदूर बेरोजगार होने लगे। उन मजदूरों को ये खतरा तय होने लगा कि हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे रोजगार छिनने लगेंगे, और जब रोजगार छिनने लगेंगे तो हमें खाने को कौन देगा, हमारी लिवलीहुड कैसे होगी? ये एक एक मशीन तो एक एक हजार मजदूर का काम कर देती है, फिर क्या परेशानी होगी भाई? अगर ये मशीनें हमारी लाइफ में आ जाएंगी तो क्या होगा? इससे होगा ये कि भाई जो मजदूर हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो उन्हें परेशानी थी। अब ये जो कैप्टन सिंह जो दंगाई थे तो वो मशीनों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े किसान उनकी मशीनों को, थ्रेसिंग मशीनों को, जो भूसा और गेहूं निकालती थी, तो इन मशीनों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, इन मशीनों को बर्बाद कर रहे थे, क्योंकि उन्हें रोजी रोटी का खतरा था, रोजगार का खतरा था। अब एक क्वेश्चन है कि भाई जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या बदलाव में अंतर बताइए। अब जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या बदलाव में अंतर क्या है? कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि प्राकृतिक वृद्धि तथा आप्रवासन द्वारा जनसंख्या में कुल बढ़ोतरी। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए, जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, बड़े बड़े शहर हैं, अगर वहां पर गांव के लोग जाने लगे और जनसंख्या वृद्धि हो जाए तो वो तो जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। और ये अप्रवास के कारण भी होती है कि भाई एक स्थान के लोग दूसरी जगह पर चले जाएं तो वहां पर जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। और लेकिन क्या होता है, मृत्यु दर, जन्म दर व दूसरे देशों से आए हुए लोगों के कारण अगर पूरे देश की जनसंख्या में बदलाव आ जाता है तो वो जनसंख्या का बदलाव होता है। जैसे नए लोगों का पैदा हो जाना, नए बच्चों का, और फिर कुछ का मर जाना, मृत्यु दर का हो जाना, तो ये जो है हमारा जनसंख्या का बदलाव होता है। अब आगे हमारा एक क्वेश्चन है कि जीव आरक्षित क्षेत्र क्या है? व्हाट आर द बायो रिजर्व्स एंड गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ बायो रिजर्व्स। तो बायो रिजर्व्स के 2 एग्जांपल दीजिए। जीव आरक्षित क्षेत्र यानी बायो रिजर्व क्या है? तो ये बहुत बहुत बड़े वनों के इलाके होते हैं, जैव विविधता के कारण इनमें जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों की जो जातियां होती हैं, तो उन्हें संरक्षित किया जाता है, उनकी रक्षा की जाती है, और उनकी जो रक्षा की जाती है, उनका जो प्रोटेक्शन किया जाता है, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट देकर किया जाता है। अब मान लिया हमने जो है एक वन क्षेत्र बनाया, मान लिया फर्ज करिए कि दिल्ली में असोला वन अभयारण्य बनाया। अब यहाँ का जो कैसा माहौल है, थोड़ा सा एरिड क्लाइमेट है, थोड़ी सी गर्म क्लाइमेट है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर काले हिरन डाल दिए। वहां पर कुछ जगह जगह पर तालाब खोद दिए गए, जोहड़ बना दिए गए, तो उससे क्या होगा कि इन जानवरों को पीने का पानी भी मिलेगा, और थोड़ी सी गर्म जलवायु पसंद है काले हिरन को, तो वो हम यहाँ पर रख सकते हैं, सांभर को रख सकते हैं, चीतल को रख सकते हैं, ये थोड़ी गर्म जलवायु में आसानी से रह लेते हैं। तो फिर उन्हें उनका नेचुरल माहौल देकर, कुदरती माहौल देकर जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। अब आगे है, और एक चीज है, हाँ, इसके 2 एग्जाम्पल हैं। नीलगिरी जीव आरक्षित क्षेत्र, एक तो नीलगिरी के जो जंगल है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, तो वो एक इसका एग्जाम्पल है। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल है नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी का बायो रिजर्व। नंदा देवी हमारी उत्तरांचल में है और वहां पर भी बायो रिजर्व बनाया गया है, और इसमें हजारों किस्म के बर्ड्स हैं, और हमारे हजारों किस्म के हमारे पेड़ हैं, और इससे अलावा हमारे एनिमल्स भी वहां पर पाए जाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है क्या? कोई भी लोकतांत्रिक देश किसे कहते हैं भाई? जहां पर लोग वोट देते हैं, जहां पर लोग वोट करते हैं, तो वो लोकतांत्रिक देश है। और प्रत्येक देश जो लोकतांत्रिक है अपने नागरिकों को अधिकार देता है। लोकतंत्र और अधिकारों के संबंध में ये कथन अत्यधिक वैध है, और क्योंकि लोकतांत्रिक देश में ही नागरिकों को सबसे अधिक अधिकार दिए जाते हैं। ये शासन व्यवस्था उनकी अपनी होती है। लोकतंत्र में व्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में लोगों के हितों का ध्यान रखा जाता है, उनके लिए पुल बनाए जाते हैं, उनके लिए सड़कें बनाई जाती है, उनके लिए अस्पताल, उनके लिए स्कूल खोले जाते हैं। तो लोगों के
जो हित हैं उनका ध्यान रखा जाता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र का अर्थ है प्रजातंत्र, जमहूरियत, लोगों का तंत्र, जहां पर लोगों की चलती हो। पुराने जमाने में तो राजशाही होती थी, उस समय तो ऐसा नहीं था, तो ये लोकतंत्र होता है। हाँ, तो लोगों के हितों को इसमें ध्यान रखा जाता है लोकतंत्र में। अब भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, ये दूसरा अगला क्वेश्चन हो सकता है हमारा, कि हाउ मे वी डिटरमिन द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का आकलन हम कैसे करते हैं, तो पॉवर्टी लाइन क्या होती है। अब भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय, इसे डिटरमिन करते समय क्या होता है कि जो हमारी जीवन निर्वाह के लिए जरूरी चीज है, हमारी लाइफ के लिए लाइफ डिपेंडेंट थिंग्स हैं। लाइफ डिपेंडेंट थिंग्स जो है वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे खाद्य आवश्यकता होती है खाने की, हमारा राशन गेहूं होता है, और हमारे कुछ इससे अलावा पहनने की चीजें, कपड़े हैं, जूते हैं, ईंधन है ना, जो जलाने के काम में आता है, प्रकाश, लाइट की क्या व्यवस्था है, और शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन सब वस्तुओं की वर्तमान कीमतों के आधार पर निर्धनता रेखा का निर्धारण होता है। ये हर 5 वर्ष बाद सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं आ रही हैं। भाई राशन की जो दुकानें होती हैं तो वो इसलिए चलाते हैं क्योंकि लोग, हर किसी को आसानी से खाद्य वस्तुएं मिल जाए, अकाल ना पड़े, बंगाल के 1943 की अकाल की स्थिति ना आए दोबारा, तो ये राशनिंग प्रणाली अपनाई गई है, भारत में कोई भूखा ना मरे, जैसे कि पहले हुआ था, अंग्रेजी काल में ऐसा हुआ था। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने, यानी कि कीमतें ना बढ़े, राशन की दुकान इसलिए लगाई जाती है कि कीमतें ना बढ़े, लेकिन यहां पर कुछ परेशानी भी आ रही है। अब इसमें क्या है कि देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये हम जानते हैं कि जहां पर हमारा अनाज अधिक पाया जाता है वहां से उन लोगों को भी अनाज मिल जाता है जहां पर अनाज कम पाया जाता है, इस सिस्टम से। तो ये तो इसका फायदा है। लेकिन यहां पर एक चीज और होती है कि बहुत सारा हमारे एफसीआई के भंडार हैं अनाज के, और वहां पर अनाज सड़ रहा है। हम मीडिया में भी ये रिपोर्ट्स देखते हैं कि भाई अनाज फेंका जा रहा है, सड़ जाता है, जम जाता है, और उन्हें गरीब लोगों को वो खाने के लिए नहीं दिया जाए, चाहे फिक जाए, चाहे चूहे खा जाएं, लेकिन उन गरीब लोगों को ये अनाज नहीं मिलता। तो कितनी विडंबना है और कितने दुख की बात है, राशनिंग प्रणाली में ये परेशानियां आ रही हैं। धन्यवाद। और इसके बाद में मैं एसएसटी में ही नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।